क्लास 11 यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट भी बोल देते हैं इसको। इसमें जो है क्या क्या हमने सीखना है, क्या क्या हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। 11th लिए में जो है साइंस लिए तो साइंस की डेफिनेशन, जो फिजिक्स की डेफिनेशन, ये पता होनी जरूरी है। तो साइंस का मीनिंग क्या है? साइंस का मीनिंग है किसी भी चीज़ को जानना, नो। साइंस मीन्स टू नो। किसी भी चीज़ को जानना जो है वो साइंस है। तो ये जो नॉलेज है ना, वो एक्सपेरिमेंट से या रीजनिंग वगैरह, दिमाग वगैरह लगा के, देख के, ऑब्जर्वेशन से या स्टडी करके, रीडिंग से, ठीक है, तब वो होता है ये चीज़ें। तो साइंस मीन्स टू नो अबाउट एनीथिंग एंड द नॉलेज एक्वायर्ड बाई एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग एट्सेट्रा। देखो अब क्या है, देखो किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो एक ऑर्डर होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे रामायण पढ़ रहे हैं तो रामायण में राम का बचपन, ठीक है, उसके बाद वनवास, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें, ऑर्डर होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये एक बार बोल दिया कि राम जो है, राम की जो शादी वो सीता से हुई, और राम जो है, राम के भाई का नाम लक्ष्मण था, राम ने जो रावण को मारा, और राम जो है दशरथ का पुत्र था। ऐसे नहीं ना, और एक ऑर्डर में चलेगी ना स्टोरी। तो इस वजह से इसको क्या बोल देंगे, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। अब है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें जो हम नेचर, इसकी नेचुरल फिनोमिना, इसके इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वो फिजिक्स है। और इसको हम एग्जैक्ट साइंस भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ हमें यहाँ से एग्जैक्टली दिखाई देती है, पता चल जाता है हमें इन चीज़ों का। The branch of physics, branch of science that deals with nature and natural phenomena, its instruments, etc. Physics is exact science in nature. देखो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या है? किसी चीज़ को करने का तरीका। तो साइंस, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है तो क्या मेथड हमने फॉलो किया। जैसे चाय बनाने के लिए तो उसका भी मेथड है ना, या पहले चाय पत्ती डाल दी, फिर चीनी डाल दी, उसके बाद 5 मिनट के बाद पानी डाल दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो उसका एक मेथड, पहले जो है वाटर लेना पड़ता है, फिर चाय पत्ती एटसेट्रा। इस टाइप से जो है ना, स्टेप बाय स्टेप मेथड हमें जो इसका जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलोड बाय द साइंटिस्ट टू परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक थ्योरी, देखो साइंटिफिक थ्योरी में क्या है, ये क्या है, ब्रीफ डिटेल है, लिमिटेड वर्ड्स में जो है किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना साइंटिफिक थ्योरी होता है। जैसे अगर हम में से किसी को रामायण अगर सुनानी पड़ जाए तो कैसे सुनाएंगे? 1 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, बस इतनी ही लिमिट है हमारी। पर यहाँ पे तुम देखो तो सही कि 14 साल का तो उसका वनवास था। तो ये जो हमने एक लिमिटेड वर्ड्स में बताया है, तो ये क्या हो जाएगी, जो है कम से कम ब्रीफ वर्ड्स में जो है इसको एक्सप्लेन करना किसी भी एक्सपेरिमेंट को, क्या हो जाएगा, साइंटिफिक थ्योरी हो जाएगा। अब क्या है इसमें, फोर्सेज हम इसके अंदर पढ़ते हैं। बेसिक फोर्सेज, बेसिक या फंडामेंटल, इसका मीनिंग क्या है, यानी हर टाइप का जो फोर्स है वो कहाँ से अराइज हुआ है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज हुआ हैं, और दोनों एक ही चीज़ है, बेसिक या फंडामेंटल। ये जो है क्या क्या है, एप्लीकेबल ऑन बोथ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। दो हैं ये, मैक्रोस्कोपिक बड़े से बड़ी चीज़ें, और माइक्रोस्कोपिक छोटे से छोटी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होने का तरीका इसका। ग्रेविटेशनल फोर्स मास मास के बीच में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेज के बीच में होता है। न्यूक्लियर फोर्स 3 टाइप भी बोल दे इसको, 4 टाइप भी बोल देते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेज में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्सेज 2 टाइप का होता है। स्ट्रॉन्ग, जिसमें हम जो है विद इन द न्यूक्लियस बात करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का, या ठीक है, विद इन द न्यूक्लियस करते हैं, विद इन न्यूक्लियस। और वीक कौन सा है? वीक होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम रिमूव कर सकते हैं ना इजीली।
तो इलेक्ट्रॉन जब इजीली रिमूव हो जाता है तो उसको बोल देंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर में क्या है, न्यूक्लियस का इसमें रोल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन बाय वन देखो अब इसके बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में था, दो मासेज के बीच में था। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जब भी दो मासेज होंगे, अर्थ है और ऑब्जेक्ट है, सन है और जो अर्थ है, उनके बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का फोर्स है, रिपल्शन का नहीं। दूर नहीं जाते हम, अर्थ के ऊपर हैं और अर्थ के ऊपर जब हम हैं तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ऐसा तो नहीं कि हम जमीन पर खड़े हैं और धरती जो है जमीन हमें ऊपर फेंक देती। तो अट्रैक्शन का फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। इसमें क्या होगा, दो मासेज हो गए। जनरली हम स्फेरिकल चीज़ों को ही कंसिडर करते हैं। ये इसका मास है m1, इसका मास है m2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। सेंटर टू सेंटर होता है, ये नहीं कि कहीं से जो है तुम सरफेस से सरफेस मिला दो, गलत है। सेंटर टू सेंटर है ये। तो ये जो है इसकी वैल्यू होती है F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट रूल को दोनों की मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल को फॉलो करता है m1 m2 की मल्टीप्लाइज में। इनवर्स केरला को ओबे कर है 1/r²। जब भी 1/r² होगा तो वो इनवर्स केरला बोल देते हैं उसको। कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव नहीं है। अब क्या हम इजीली जो है जंप कर सकते हैं, ठीक है, रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करे जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब क्या है कि स्काई के अंदर कितनी भी ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोड़ दिया जाए तो वो अर्थ की तरफ ही जाएगा। तो इसकी रेंज भी काफ़ी बड़ी है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट है कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्स। सेंटर टू सेंटर, कंजर्वेटिव मतलब इसकी वैल्यू नहीं बदलती। और ग्रेविटेशनल है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स की जब बात करी जाए तो ये ग्रेविटॉन्स तक ग्रेविटेशनल फोर्स बना। जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वैसे ग्रेविटॉन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होते हैं। मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है मैग्नेटिज्म है। और जैसे तुमने ओरेस्टेड वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा क्लास 10 में कि ओरेस्टेड जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो बैटरी जब उसने ऑन की तो पास जो निडल थी कंपास, वो अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म, क्योंकि वहाँ पर उसने मैग्नेट नहीं रखा था। और मैग्नेट ये जो है नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करती है। जब इसके पास हम मैग्नेट लेके जाएंगे ना तो ये अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जबकि यहाँ तो कोई भी मैग्नेट था ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थी। यानी इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होगी तो उसके पास मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। सेम वे में हमने जो है फ्लेमिंग का एक्सपेरिमेंट किया था कोयल लगा करके। तो जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो सिर्फ हमने मैग्नेट लेकर गए थे और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा दिया था करंट का। तो मैग्नेट की हेल्प से करंट जनरेट किया जा सकता है और होता भी है। इनको सेपरेट करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे। और ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों चलते हैं इसमें, क्योंकि चार्जेज भी हैं। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर चार्ज, दो चार्जेज के बीच में। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास चार्जेज के पास उसकी चार्ज वाला फील्ड होता है। तो बाई वर्च्यू ऑफ देयर चार्जेज चलेगा। बोथ इलेक्ट्रिक बिहेवियर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर आर इनसेपरेबल। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है दोनों एक जैसे, बस यहाँ पे m1 m2 की जगह पे q1 q2 ले रखा है और g की जगह पे k। और k जो है ना यहाँ पर होगा 1/4πε0 चलेगा। ये जो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर, जितना मीडियम स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये फोर्स वीक होता चला जाएगा। प्रॉपर्टी देखो मैच करेंगे, इसकी दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेंगे। फॉलो प्रोडक्ट रूल, वहाँ पे m1 m2 था, यहाँ पे q1 q2 चलेगा। इनवर्स केरला को ओबे कर रहा है। अब यहाँ पे क्या था, अट्रैक्टिव था, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो गया। ये क्या था, लॉन्ग रेंज था।
ये रहा लॉन्ग रेंज, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये क्या था, कंजर्वेटिव सेंट्रल, ये भी कंजर्वेटिव और सेंट्रल है। अब क्या है, अब देखो यहाँ से कुछ चेंजेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये था कि ये जो है इसके ग्रेविटॉन्स थे, इसके फोटॉन्स बोल देंगे। अब ये क्या था, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्या है, जब इसको सोल्व करेंगे ना हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लेके चलेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लेके चलेंगे, तो जब दोनों की वैल्यू को सोल्व करेंगे ना, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो अराउंड 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल, और उससे स्ट्रोंग कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में जो है स्ट्रोंग और वीक, स्ट्रोंग और वीक में क्या बताया था, जो स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स है वो विद इन द न्यूक्लियस, यानी विद इन द न्यूक्लियस चलेगा। न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो स्ट्रोंग बोला जाएगा। तो विद इन द न्यूक्लियस चलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच चलेगा। अब क्या देखो, इसमें दो, एक न्यूक्लियस के अंदर जो है दो न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, रिपेल तो नहीं कर रही है। दो प्रोटॉन हो सकते हैं, ये भी रिपेल ना कर रहे, ठीक है। यानी कंडीशन तो ये है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पर रिपेल तो नहीं करता। जब ये रिपेल नहीं करता यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इस पे चार्ज का कोई रोल नहीं, यानी नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। क्या है, इसको न्यूक्लियस को जो है ब्रेक करना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। तो स्ट्रोंगेस्ट फोर्स हो जाएगा इसके बीच में। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर हो जाएगा ग्रेविटेशनल से, और 36 था यहाँ पे, उसमें जो है ये, तो उसके बाद पावर 2 यानी 100 टाइम्स स्ट्रोंगर किससे हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी अब इन तीनों में कौन ज़्यादा स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या है देखो, न्यूक्लियस की साइज ही छोटी होती है, 10⁻15 से लेकर 10⁻14 मीटर तक। तो इसकी साइज छोटी है तो इसकी रेंज भी स्मॉल ही होगी। एप्लीकेबल जो है कहाँ तक रहेगा, विद इन द न्यूक्लियस रहेगा। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच का है, न्यूक्लियस के बीच का और इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो इसको क्या बोल देंगे, अप टू एटम। एटम में जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ तक है ना, वहाँ तक वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो किस किस के बीच का है, न्यूट्रॉन और सॉरी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। अब क्या है, अब ये जो है चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो डिपेंड ऑन चार्ज। और जितना इसके क्लोज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट है, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। ये नहीं कि ये जो इसको रिपेल कर देगा तो दूर भाग जाएगा ये यहाँ से। अब साइज इससे जो है थोड़ी बड़ी साइज होगी, तो ये कितनी है, शॉर्ट रेंज है, पर इसकी वैल्यू कहाँ तक है, इसकी वैल्यू के 10,000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पड़ रहा है, 10⁻10 मीटर तक है जो है। अब ये जो इसकी वैल्यू 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कितना, 10⁻38। अब सबको कंपेयर किससे करेंगे हम, ग्रेविटेशन फोर्स से, क्योंकि सबसे स्मॉल यही है। उसके बाद किसका नंबर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, कितना, 10⁻36 तक। उसके बाद किसका नंबर आता है हमारे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स का, कितना, 10⁻25 तक। उसके बाद किसका नंबर आता है, ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ये 1 है ना, तो ये 10⁻25 है, ये 10⁻36 है, और ये 10⁻38 है। इसका मीनिंग होता है कि 1 के बाद 38 जीरो। अब नेक्स्ट है इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन जो है कंटिन्यूसली सेंड करता रहेगा, भेजता रहेगा, खुद ब खुद, ऐसा है कि खुद ब खुद अपने आप को डिके करता रहेगा, ऑटोमेटिक है ये चीज़। तो इट इज़ द सेल्फ डिकेइंग प्रॉपर्टी। डिकेइंग मतलब अपने आप अपनी वैल्यू को ही घटाता रहेगा। इट इज़ सेल्फ डिकेइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटेरियल टू बिकम स्टेबल। ये कब तक डिके होगा, जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। और ये ऐसा करता क्यों, स्टेबल होने के लिए करता। एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे ग्रेविटॉन्स थे, ठीक है, ये हमने जो फोटॉन्स पढ़े थे, ये एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसकी वजह से जो है
हम चीज़ों को स्टडी करते हैं और इनकी कोई सब स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे एटम है, एटम की स्ट्रक्चर में सब स्ट्रक्चर में क्या क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये है। तो जब भी एक न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो 79 के आसपास पार्टिकल हम विद इन द न्यूक्लियस ले पाए हैं, जिसमें से जो है 35 तो स्टेबल होते, बाकी अनस्टेबल है। मैसेंजर पार्टिकल हैं जो एक किस्म से मैसेज देते हैं, यानी एक्सचेंज जो करेंगे फोर्स का, वो क्या हो जाएंगे, मैसेंजर पार्टिकल। पार्टिकल दैट हेल्प टू एक्सचेंज फोर्स और अदर इंफॉर्मेशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, जैसे मास मास के बीच में कौन था, ग्रेविटॉन्स था। आइसोलेटेड, देखो कोविड टाइम में आइसोलेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइसोलेशन का मतलब है अकेले छोड़ देना एक किस्म से। तो आइसोलेटेड में जब ये चीज़ें स्टडी की जाती है तो सिंगल फॉर्म में स्टडी की जाएंगी। तो आइसोलेशन में क्या होता था कि एक जो है पर्सन को रख देते थे और बाकी कोई कांटेक्ट नहीं करेगा उससे, यानी बाकी सराउंडिंग से उसका जो है कट ऑफ हो जाता था। तो सिंगल बॉडी होगी वो फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर का कोई भी फोर्सेस के ऊपर नहीं लगना चाहिए। कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्व्ड क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती उसको बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, क्वांटिटी दैट रिमेन कांस्टेंट। देखो हर जगह पे वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, किसी भी टाइम पे इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कंजर्वेशन लॉ, जो लॉ इन कंजर्व क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज, लॉज दैट टेल्स अबाउट द कंजर्व्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट है कंजर्वेशन लॉज। जो हम कंजर्वेशन लॉ हमने जो स्टडी करना है वो देखो, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, मास एनर्जी और चार्ज है, ये है कंजर्वेशन लॉ। यानी ये जो वैल्यूज होंगी ये सारी कांस्टेंट होंगी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मोशन कंटेन इन बॉडी, मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, यानी जिसके पास वेलोसिटी है, जिसके पास मास है, उसके पास मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी। ठीक है, और क्या है इसमें, ये वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, देखो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, देखो मास तो हम ऑलरेडी कांस्टेंट लेकर चलते हैं, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी कौन चेंज कर सकता है, वेलोसिटी को चेंज करने वाला फोर्स है। ठीक है, तो चेंज इन डी, डी मतलब डिफरेंस बोल दो या चेंज बोल दो, डीपी में चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट बोला जाएगा ना वो। तो डीपी जो है जब सेम रहेगा, डीपी में कोई चेंज नहीं रहेगा आएगा, तो उसको बोल देंगे कंजर्व होगा। ये कंजर्व कब होगा, जब इसके ऊपर फोर्स जो है वेलोसिटी चेंज करता है। जब भी वेलोसिटी चेंज हो तो उसका मीनिंग होता है कहीं ना कहीं से हमारे पास फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट या सेम कब, या कंजर्व अंटिल वी अप्लाई ए फोर्स। जब फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो कंजर्व नहीं रहेगी वो, उस टाइम पे जो है वेलोसिटी चेंज हो गई, तो चेंज होने के बाद वो उसका कंजर्वेशन हट गया। फिर नेक्स्ट कंजर्वेशन देखना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, जब भी कोई चीज़ें रोटेट कर, देखो इसमें चीज़ें जो है सीधी चलती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, पर इसमें क्या है, इसमें कंप्लीट घूमेगी। तो एंगुलर मोमेंटम बोल देते इसको। जब भी चीज़ें रोटेट करती हैं तो वहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वर्ड उन्हीं के लिए यूज किया जाता है जो रोटेट करती हैं। देखो अब क्या है इसमें, यहाँ पे हमने क्या करना है, डी एल जो इसकी नोटेशन है, तो डी एल में चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ फोर्स की बजाय रोटेशनल में हम रोटेटरी फोर्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम टॉर्क, या रेडियल फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क की वैल्यू होता है, देखो यहाँ पर रोटेशन हो है रेडियस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर फोर्स के साथ में आर की मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो, यानी 5 प्लस और -7 -2, ओवरऑल जो वैल्यू है इसकी कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं बदलेगी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, देखो मास एनर्जी कंजर्व है, इकट्ठा कंजर्व है। टोटल जो मास है या मास और एनर्जी का जो टोटल रहेगा वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मास को जब एक्सपेंड करते तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी को कंप्रेस कर दोगे तो मास में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम खाना खाते हैं, खाई तो हम रोटी है किस्म से,
पर कन्वर्ट किस में हुई है, एनर्जी में। यानी एनर्जी वहाँ कंप्रेस करके किस में चेंज कर दिया था हमने, मास में, और वही मास अंदर जाके एक्सपेंड होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मोमेंटम की डेफिनेशन आ चुकी है, मोशन कंटेन इन या बाई ए बॉडी, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, देखो वैसे तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पर उसमें से कुछ सिलेक्टेड हैं जो यहाँ पर पढ़ लो। मैकेनिक्स में क्या है, मैकेनिक्स में रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी की जाती है। मैकेनिक्स की जो है ब्रांचेज है, स्टैटिक है जिसमें काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, ये चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट रहने वाली है ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में स्टडी की जाती है। जैसे तूने 10th क्लास में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये चीज़ें पढ़ी होंगी, डिस्पर्जन स्कैटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है लाइट का कंट्रोल फ्लो स्टडी किया जाता है। देखो एक तो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे दो तुम, रेजिस्टेंस है, वही जो है हमारे डिवाइसेज है वो अलग अलग फ्लो पर काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है हम कंट्रोल फ्लो के ऊपर स्टडी करते, जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन चार्जर से ही चार्ज होगा। अगर हम डायरेक्ट इसको जो है वायरिंग लगा देंगे तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, ठीक है, आईसी वगैरह इसकी जल जाएगी। तो इस वजह से कंट्रोल फ्लो की ज़रूरत है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ा करें। न्यूक्लियर फिजिक्स अभी आया है, अबाउट द न्यूक्लियस, हम इसको स्टडी कर पाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट्स, यही एक ही है, फिजिकल क्वांटिटी में ही इसकी यूनिट्स पढ़नी है हमने। तो इस पहली बात तो इसको ये ध्यान रखो कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाना चाहिए, रखा जाता है। तो क्वांटिटी या यूनिट जो भी है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी, देखो बेसिक और फंडामेंटल एक ही नाम है। ड्राइव्ड या सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का अलग भी है कुछ सिस्टम इसमें आगे। तो बेसिक या फंडामेंटल में क्या है, 7 है ये टोटल। इसको तो कितनी भी बना लो, काउंट हो, मित्तल के अकॉर्डिंग याद रख लो इसको, MITTALL, मित्तल के अकॉर्डिंग। मास है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लेंथ है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको याद रखोगे। यानी इनके जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते ना, वो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी जो हो जाती है। जैसे इनमें से कोई भी एक मास हो गया, इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी में क्या है, जो यहाँ से ड्राइव कर रखी है, जैसे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है तो दोनों लेंथ, यहाँ से ले रखी है तो दोनों लेंथ है, तो ये इसकी एक्सपेंडेशन कर रखी है। नेक्स्ट है यूनिट्स। यूनिट्स को हम लेंथ, मास और टाइम जनरली इन टर्म्स में लिख देते हैं, और भी इसकी इन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये तुम याद रखोगे। तो यूनिट्स जो है वो एसआई यूनिट या MKS बोल देंगे। इसमें जो पहले लेंथ के लिए, बाद मास के लिए, फिर टाइम के लिए यूज करते हैं। लेंथ की यूनिट M से मीटर, और मास की जो है K से किलोग्राम, T की हर बार सेकंड रहने वाली है, ठीक है। C के लिए सेंटीमीटर, G ग्राम के लिए सेकंड, फुट लेंथ के लिए पाउंड, जो है वेट, मास वेट के लिए यूज किया जाता है, और ये सेकंड। तो मास किलोग्राम और MKS, फर्स्ट वर्ड यूज कर रखे, CGS FPS। अब क्या है, यूनिट क्या है, देखो यूनिट तो जो है हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर पाते हैं, वो यूनिट है उसकी, ठीक है। वो क्या है, उसकी यूनिट है। देखो 2 रुपये है और 1 किलोमीटर, किसकी लेंथ, किसकी वैल्यू बड़ी है, नहीं बता सकते ना, क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है। जब दोनों की यूनिट अलग है तो कैसे कंपेयर कर पाओगे, तो नहीं हो सकता। तो यूनिट क्या होती है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के काम आती है। तो यूनिट, ऐसा यूनिट या यूनिट्स की करेक्टरिस्टिक जनरली सेम है। तो देखो ये होना चाहिए कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जैसे मास है, मास को हम यहाँ पर अपने इंडिया में किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, दूसरे जो कंट्री है उसके अंदर मान लिया उसको रुपए में मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो यूनिट है ना वो हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बोला जाता है। दूसरा ये है कि डू नॉट
चेंज प्लेस टू प्लेस, अभी आएगा कंट्री टू कंट्री चेंज ना हो, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। अब क्या टाइम टू टाइम चेंज ना हो, जैसे ये नहीं कि तुम्हारे दादाजी के टाइम पे जो है मास को किलोग्राम में मापते थे, अब जो है रुपए में मापने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम भी जो है वो चेंज नहीं होगा। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कि यूं भी है कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो इजीली हम उसको अवेलेबल कर सकते हो। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, यानी अगर हम भूल गए तो उसको हम वापस से रिप्रोड्यूस बना सकते हो। सेम इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस, कोरेंट भी बोल देते हैं इसको, सेम इन ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की हर ब्रांचेज में इसकी वैल्यूज सेम होगी। ऐसा ना होना चाहिए कि फिजिक्स में तुम किलोग्राम में मेजर कर रहे हो और उसी चीज़ को जो है केमिस्ट्री में जो है मीटर में यूज करना स्टार्ट कर दे, ऐसा भी ना होना चाहिए। तो कैन बी रिटन इन मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम होता है 10⁻⁴ में, जैसे 10⁻², 10⁻⁻², ऐसे इसको जो है मेजर कर सकते हो। रिलायबल एंड प्रॉपर साइज, इसकी साइज भी प्रॉपर होनी चाहिए और रिलायबल फेथफुल होना जरूरी। प्रॉपर साइज का मीनिंग होता है कि ये है कि हमने कोई चीज़ें ग्राम में मेजर करनी है और टन भी है, तो टन अलग है, ग्राम अलग है। ये चीज़ें हम जो है ना, ग्राम वाली चीज़ें हम ग्राम के अकॉर्डिंग, टन वाली चीज़ें टन के अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। तो यानी प्रॉपर साइज इसकी होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। लेंथ क्या है, देखो लेंथ होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच का गैप, डिस्टेंस। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू पॉइंट्स। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर। और सिंबल ये है, ये जो माइनस वाली पावर है ये सारी प्लस वाली पावर से, ये तुम याद रखोगे।